हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2025 ऑलमोस्ट आ चुका है और अभी करीब करीब 110 दिन बचे हुए हैं। मुझे आपकी बहुत ही जो इस टाइम पे स्ट्रेस वाली फीलिंग है उसको मैं बहुत एम्पैथेटिकली फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार जब पेपर दिया है तो मुझे वो टाइम एग्जैक्टली मेरी मेमोरीज में है कि अभी आप किस किस टेंशन से गुजर रहे होंगे। यूपीएससी को बोला भी जाता है अनप्रडिक्टेबल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। इतना वास्ट सिलेबस, इतनी कम सीट्स, पहले आप 2 बार 3 बार ऑलरेडी फेल हो चुके हो, आपको लगने लगा है कि अब ये पेपर कभी नहीं निकलेगा। चारों तरफ नेगेटिविटी है, स्पेशली प्रीलिम्स को लेके, क्योंकि प्रीलिम्स निकलता नहीं है। इसीलिए अभी मैंने ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपकी सारी की सारी टेंशन्स को, सारे के सारे पॉइंट्स को जो आपके दिमाग में चलते हैं, उन सबको इस वीडियो में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रीलिम्स और पूरा सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि अभी करंट पोजीशन आपकी क्या है। अभी कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं, कुछ लोग सेकेंड अटेम्प्ट में हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हैं। प्रीलिम्स का डर लेकिन सभी को है। प्रीलिम्स का डर इतना है कि कई बार यूपीएससी में जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो भी कई कई बार फेल हो जाते हैं। मुझे अभी तक याद है, मेरे काफ़ी दोस्त जो पढ़ते थे उनको कई बार जब हम डिस्कस करते थे चाय के टाइम पे, लंच के टाइम में, ऐसा लगता था कि यार इन चार का हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। उनका टेस्ट में स्कोर भी अच्छा आता था। कुछ लोग उतना ज़्यादा नहीं बोलते थे, उनमें मैं भी था, पर मेरा हर बार प्रीलिम्स निकलता था। यानी कि किसी भी टेस्ट सीरीज के स्कोर से, किसी भी चाय के डिस्कशन पे होने वाली हार जीत से आप ये बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा या आपका यूपीएससी नहीं होगा। यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आता है, यूपीएससी का जो फाइनल एग्जाम होता है, वो कई बार इन सारी टेस्ट सीरीज से एकदम अलग होता है। अब मैंने सबसे ऊपर लिखा है डोंट डिकोड। अगर आप खुद भी ये जुर्रत कर रहे हैं अगर कि आप यूपीएससी को डिकोड करेंगे, यूपीएससी ने पिछले 3-4 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे हैं, कहां से पूछे हैं, किस बुक से पूछे हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे हैं, मुझे लगता है इन चीजों में एफर्ट करना कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, इन माय ओपिनियन। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कभी भी, मुझे नहीं लगता कि आप अपने करियर को किसी ऐसी चीज के हाथ में दे दो, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में अननेसेसरली सोचो और टाइम वेस्ट करो। मुझे यहां पे एक इंसिडेंट याद आता है जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उस संजीवनी बूटी को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने पूरा का पूरा संजीवनी का पर्वत ही अपने हाथों में उठा लिया। इसी फिलॉसफी पे मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला है कि मैं इंपॉर्टेंट ढूंढने में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इससे अच्छा है मैं ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कर लेता हूं जितना मुझसे हो सकता है। मुझे लगता है जितनी देर में मैं अपना प्रोडक्टिव टाइम, प्रीशियस टाइम इन चीजों में वेस्ट करूंगा और ऐसे ऐसे वीडियोस को देखूंगा और ऐसी ऐसी चीजों में खुद मेहनत करूंगा, उससे अच्छा है उतनी देर में मैं कोई एक बुक खत्म कर दूंगा। कई बार अगर आप ये सोच रहे हैं और आप यूपीएससी से अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं यूपीएससी आपसे 2-4 नहीं 10-20 कदम आगे है। आप अगर सोचेंगे कि यूपीएससी ने 3-4 सालों में कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, कौन सी बुक से दिए हैं, इस बार ऐसा आएगा, वो नहीं आएगा। यूपीएससी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि अगर 3 साल उसने लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम पूछे हैं, वो अचानक से 20 क्वेश्चन पूछ सकती है। आपको अगर कोई अपनी शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनानी है तो यूपीएससी के पूछे जाने वाले प्रीलिम्स में जो 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कम 6 सब्जेक्ट्स में तो मास्टरी होनी ही चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो डिकोड बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद अभी स्ट्रेस और टेंशन इस टाइम, चाहे कोई खुद ऑलरेडी यूपीएससी पूरा फाइनल क्लियर कर चुका हो, जिसने पिछले साल यूपीएससी रैंक 1 से निकाला था, अगर वो भी इस साल प्रीलिम्स देगा तो उसको भी उतनी ही टेंशन होगी। यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स में अगर आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो। टेंशन उसको नहीं होती है जिसने तैयारी नहीं की है, टेंशन उसको नहीं होती है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी टेंशन होना, थोड़ी बहुत टेंशन होना बहुत ही नेचुरल भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैं बोलता हूं इकोनॉमी में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, तो थोड़ी बहुत टेंशन का मतलब है आप सही रास्ते पे जा रहे हो। बीच बीच में आपको लगता होगा कि आप ये अटेम्प्ट छोड़ दें। अटेम्प्ट छोड़ने का डिसीजन आप अभी नहीं लेंगे, अभी आप पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे। अटेम्प्ट छोड़ने का डिसीजन हम लेंगे 24 मई को, एक दिन पहले प्रीलिम्स से। तब तक हम तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, तब तक हम अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करेंगे ताकि हम 25 मई को हैंडल कर पाए एग्जाम को। फिर हम उस दिन देखेंगे कि क्या करना है। आपको डर लग रहा होगा कि आप कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूं, आप भूलेंगे।
मैं भी भूलता था, हर टॉपर भूलता है, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। जितने दिन गुजरेंगे किसी चीज को रिवीजन के बिना, उतना ही आप उस चीज को भूलने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन प्रीलिम्स की एक खास बात है, प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन होते हैं और हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ पढ़ा हुआ, धुंधला धुंधला, सुना सुना लगा होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स किसी का भी एकदम एग्जैक्ट चारों ऑप्शन आए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ऐसा मिलेगा कि 2 ऑप्शंस आपको आते हैं, 2 नहीं आते, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होगा और ये नेचुरल है अगेन। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको वो चारों चीजें आती होंगी, चारों ऑप्शन आते होंगे और 100 के क्वेश्चंस में से 60 आते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आते होंगे, जो कि चारों ऑप्शन वाले। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, यानी कि आपको 40 अगर आते हैं और आपको स्कोर करना है 90 का, स्कोर करना है मतलब अटेम्प्ट करने हैं 90 प्लस, तो आप 40-50 क्वेश्चंस उस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ताकि जिसमें आपको आधा अधूरी नॉलेज है लेकिन आप फिर भी गेसेस मानेंगे, उसको बोलते हैं एजुकेटेड गेस। नेक्स्ट है आउट ऑफ सिलेबस। आपको यह भी डर होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो आएगा या नहीं आएगा। पता लगा जो आपने पढ़ा वो नहीं आया, आपने पढ़ा पॉलिटी और आ गया हिस्ट्री। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि टोटल जो 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन 8 में से 6 पे मास्टरी होनी चाहिए। उन 6 से जनरली प्रीलिम्स निकलता ही निकलता है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज, कितनी टेस्ट सीरीज करें? मुझे लगता है कोई भी एक टेस्ट सीरीज मोर देन सफिशिएंट है। कितने टेस्ट दें? मैं ये मानता हूं कि अब प्रीलिम्स क्योंकि आ चुका है, अब आपको मिनिमम 12 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर और मिनिमम 12 है तो मैं 14 आज तक भी जा सकता है। अब आप कोई भी और दूसरा काम नहीं करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स अगर देना है आपको। मुझे लगता है अगर आप बहुत ही ओवर एंथुजियास्टिक हैं तो हर सेकंड डे, नॉट थर्ड डे, हर सेकंड डे, यानी अगर आपने एक दिन पढ़ा तो आज के 12 घंटे और कल के 10 घंटे, यानी 22 घंटे पढ़ा, आज के 12 और कल के 10, और कल के 2 घंटे टेस्ट के लिए, तो मुझे लगता है हर दूसरे दिन भी अगर आप टेस्ट देंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। यानी वीक में ऑलमोस्ट थ्राइस, तीन टेस्ट आपको मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कौन से टेस्ट दें, तो 2 जीएस के टेस्ट और 1 सी सेट, ये मैंने एक जनरल बताया है। जनरली जिनका सी सेट अच्छा है वो विदाउट सी सेट 3 जीएस भी दे सकते हैं, बट मुझे लगता है वीक में 3 टेस्ट से ज्यादा नहीं देने चाहिए। यानी अगर 48 घंटे हैं तो 48 में 24 घंटों में जो पढ़ने का है उसमें आप 22 आवर्स पढ़ के 2 घंटे का टेस्ट अगर दे रहे हैं तो वो काफी सफिशिएंट है। टेस्ट क्यों देना चाहिए ये भी मैं बता देता हूं। अगर मुझे टेस्ट देना है तो हम लोगों का माइंड, स्टूडेंट का माइंड इस तरीके से काम करता है कि हम उसको याद करते हैं। हमें पता है कि कल हमें पॉलिटी का टेस्ट देना है, तो मुझे लगता है नॉर्मल वे में जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे वो याद करने के लिए मेरा माइंड मुझे फोर्स नहीं करता है, पर मेरा माइंड इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। अगर मुझे पता है कि टेस्ट देना है तो मैं याद करने के लिए पढ़ूंगा, और एक्चुअली याद किए बिना सिलेक्शन होता नहीं है, प्री में भी और मेंस में भी। तो आपको टेस्ट याद करवा देगा, बिना टेस्ट के आप याद नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ दोगे। पढ़ के छोड़ने से काम नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए कि जो टेस्ट है वो जो यूपीएससी का मॉर्निंग टाइम है 9-9:30, उसी टाइम पे देना शुरू कीजिए, 2-2 घंटे के। क्योंकि किसी भी और टाइम पे देने से आपकी स्लीपिंग साइकिल चेंज होगी, आपको वो हैबिट नहीं रहेगी। अभी से अब आप अपने आप को आने वाले 3-4 महीनों में ढाल लीजिए उस टाइमिंग में। उसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टेस्ट का मकसद है 2-3 चीजें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन और एक रेगुलरिटी। लेकिन टेस्ट सीरीज के स्कोर से आप बिल्कुल जज नहीं करेंगे कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो या बहुत खराब जा रहे हो। कई बार टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, कई बार बहुत इजी हो जाते हैं। यूपीएससी का एक्चुअल एग्जाम किसी भी टेस्ट सीरीज से बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट सीरीज के स्कोर से आप कोई भी जजमेंट अपने बारे में और किसी दूसरे के बारे में पास कीजिए ही मत। टेस्ट सीरीज का पर्पज ही दूसरा है। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा है तो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को, क्योंकि जो आपने गलत किया है और उसके जो 4 ऑप्शंस हैं क्यों गलत किया और ये जो एक्सप्लेनेशन है, उसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन को और डिफिकल्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका वो कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाएगी। फिर कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ या SC ST की कट ऑफ। कट ऑफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बच्चे ज्यादा बैठेंगे या कम बैठेंगे। इनफैक्ट पिछले साल 1000+ सीट्स थी, इस साल 979 सीट्स हैं। तो अगर 1000 सीट्स कम है रफली, तो 100 सीट्स अगर रफली कम है तो रफली 1000 बच्चे कम सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में इस बार।
तो मैं तो आपको ये बता दूं कि कट ऑफ तो मैं कभी सोचता ही नहीं था, किसी साल कट ऑफ 120 भी जा सकती है और 70 भी आ सकती है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी एक जगह पे बोला था कि आपको तो 2 घंटे में पूरा टारगेट करना है, आपको तो पूरे अटेम्प्ट करने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है, और ज्यादातर इंजीनियर्स का इसीलिए सिलेक्शन होता है, 99% टाइम अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो अटेम्प्ट ज्यादा कीजिए। मैं तो कहता हूं 90, 95, 100 अटेम्प्ट कीजिए। अभी जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज हैं उनमें आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ टेस्ट में आप ऐसा कीजिए कि जितने आपको एग्जैक्टली exactly आते हैं उतने करके देखिए आपका स्कोर कितना आता है, नेट स्कोर। कुछ टेस्ट में आप ये देखिए कि आप दो या एक या दो जो एलिमिनेट करने के बाद अगर आप अटेम्प्ट करते हो ज्यादा, तब नेट स्कोर आपका कितना आता है। मुझे तो, मैं बार बार बोल रहा हूं, साइंटिफिकली अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो गैसेस मारने चाहिए, और अगर आपने दो एलिमिनेट कर दिए हैं और अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तब तो 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है तब तो बिल्कुल ही करना चाहिए। नोट्स, अब कुछ बच्चों के नोट्स रेडी हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने पहले मेहनत की है उनको थोड़ा फायदा मिलेगा, थोड़ा एज मिलेगा। जिन लोगों के नोट्स नहीं रेडी हैं, तो भाई नोट्स तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप 500 पेज की बुक, 700 पेज की बुक को लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप सेक्शनल टेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फिर सारे के सारे सब्जेक्ट जब एक साथ आएंगे तो हैंडल नहीं कर पाओगे। तो नोट्स जरूरी होते हैं, लेकिन अगर अब तक नहीं बनाए हैं तो अब 4 महीने में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अभी फिलहाल अंडरलाइन कीजिए और साइड में लिख लीजिए, बुक के साइड में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए। फिलहाल अब नोट्स बनना मुझे लगता है रियलिस्टिक नहीं है। रिवीजन, मुझे लगता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में अगर पहली बार आप दे रहे हो तो मिनिमम 3 रिवीजन्स, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को याद नहीं रहता। कुछ लोगों को हो सकता है याद रहता, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में मैं अपने आप को नॉर्मल मानता हूं, मुझे तो 3-4 रिवीजन चाहिए होते थे। तो अब 3-4 रिवीजन के हिसाब से, अच्छा अब कुछ बच्चे डर जाएंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ एक ही बार नहीं हुआ, आप 3-4 बार बोल रहे हो। भाई अगर एक बार नहीं हुआ तो दो बातें हैं, या तो आपने तैयारी लेट शुरू की है या गलत तरीके से शुरू की है, या फिर कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो स्पीड है वो पुअर है। तो डेफिनेटली जिनका ये वाला जिसकी ये वाली पोजीशन है उसको डेफिनेटली प्रीलिम्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। पर कुछ बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो 3 या 4 रिवीजन के साथ जाते हैं और फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स निकालते हैं। तो रिवीजन जरूरी है। न्यूज़पेपर मुझे लगता है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तब तो बिल्कुल ही मत पढ़िए। इनफैक्ट मैं तो स्टैटिक और डायनेमिक में भी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स में भी मैं हमेशा स्टैटिक को प्रेफरेंस देता हूं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, आपको इन सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है और आप करंट अफेयर्स पढ़ना सोच रहे हैं, पढ़ने की जरूरत कर रहे हैं और न्यूज़पेपर जैसी हैवी चीज को अभी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के टाइम में, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बहुत पुअर होता है न्यूज़पेपर का। तो ये एक तो करंट अफेयर्स को आपको बाद में डील करना है, पहले स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और करंट अफेयर्स में भी न्यूज़पेपर की जगह पे कोई भी एक मैगजीन, जो हमारी मैगजीन है करंट अफेयर्स टोटल कैट, मुझे लगता है अगर आप 12 महीने की वो कर लोगे तो वो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है उसके ऊपर। अब कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वनडे एग्जाम की बात करूं, बैंक, पीओ, एसएससी, तो वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, पॉलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं, 22, ये फैक्ट है। मुझे लगता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बच्चे याद करके यूपीएससी में खुश रहते हैं, पर एग्जैक्टली उनको नहीं पता होता कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है, किस स्टेज में होता है, कितना डीपली होता है, उसका क्या क्रिटिसिज्म है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये सब चीजें मेंस में काम आती हैं, बट यूपीएससी के प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जिनके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हैं उनका प्रीलिम्स इजीली निकलता है। पहले तो कॉन्सेप्ट्स पे, और तभी आप एक्चुअली फैक्ट्स को ज्यादा समझ पाएंगे। फिर मैं बात करता हूं फैक्ट्स की, कि इतना सारा फैक्ट्स है तो याद कैसे करना है। इसमें जो डेटा है, इतनी सारी डेटा है, इकोनॉमी की, पॉलिटी, हिस्ट्री की, कैसे याद रखेंगे। तो जो लंबी डेटा है उसको राउंड ऑफ करके याद कीजिए। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, अगर ये है 79 करोड़ 89 लाख 78,854 पॉइंट समथिंग, आपको लास्ट का कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 79 करोड़ याद रखना है। इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 80 CR, 80 करोड़। तो जब आप नोट्स बनाएं उसी टाइम पे इतनी लंबी डेटा को इमीडिएटली हटा के राउंड ऑफ करके लिख दीजिए, ये आपको याद रहेगा। अदरवाइज आप इतनी लंबी डेटा को अगर याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा। दूसरा डेट, अगर डेट कोई भी है, अगर डेट है
24 अक्टूबर 1993 सपोज, तो आप डेट में पहला वाला पार्ट याद मत कीजिए, आप सिर्फ 1993 याद रखिए। यानी मैंने डेट, जो डेटा है, डेटा में मैंने पहले वाला पार्ट और डेट में लास्ट वाला ईयर, आप पहले ये डेवलप कीजिए। आप उस डेट को अपने माइंड से हटा दीजिए, केवल ईयर लिखिए अपने नोट्स के अंदर। तीसरा है टॉप 3 एंड बॉटम 3। अगर बहुत सारी डेटा है अलग अलग चीज़ों की, सपोज यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तो आप उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के टॉप 3 और बॉटम 3 देखिए, ऑर्डर, सीक्वेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। और सीक्वेंस के साथ साथ आप एक रफ आइडिया ले लीजिए कि कोई भी नंबर अगर है तो उस नंबर का राउंड ऑफ। अब आप सारे के सारे डेटा को याद करने की कोशिश भी मत कीजिए। न्यू मटेरियल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है अभी। मैंने यहां पे लिखा वन ट्रस्टेड टेस्टेड जनरल शेड्यूल। वन ट्रस्टेड टेस्टेड जनरल शेड्यूल। पहले आप किसी भी शेड्यूल को, किसी भी टाइम टेबल को किसी ट्रस्टेड, किसी टॉपर के हिसाब से सुनिए। उसके सुनने के बाद फिर अपना मेक योर ओन शेड्यूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मेरा ट्रस्टेड शेड्यूल सपोज ये है कि पहले आपको पॉलिटी पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ये 4। उसके बाद एनवायरनमेंट पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये 2। उसके बाद अमैक पढ़ना है, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, और सी सैट। ये एक जनरल शेड्यूल है और जनरल सीक्वेंस है। अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऑलरेडी इन दोनों में अच्छा है, अगर इन दोनों में अच्छा है तो वो इस पे फोकस करे, इस पे फोकस करे। हो सकता है कोई इन तीनों में अच्छा है तो वो इस पे फोकस करे, इस पे फोकस करे। मुझे लगता है पहले जनरल शेड्यूल को देख लें, दिस इज द जनरल सीक्वेंस। उसके बाद वो अपना शेड्यूल बनाए, ऑन शेड्यूल। इसमें मैंने जो बताया कि अगर वो इन दोनों चीजों में अच्छा है तो वहां पे आपका शेड्यूल बनेगा इकोनॉमी से, मॉडर्न हिस्ट्री से। कोई भी जो प्लानिंग करोगे आप लिख के करिए, और आने वाले 110 दिनों की प्लानिंग को इस तरह से कीजिए कि अगर डे 1 से लेके और डे 110, तो आप डे 1 2 3 4 में क्या करेंगे, डे 5 6 7 8 में क्या करेंगे। इस तरीके से जब आप लिख के करेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आपके पास टाइम कितना है और सिलेबस कितना है और मटेरियल कितना है पढ़ने का, क्योंकि आप मटेरियल खरीदते रहेंगे और वो पढ़ नहीं पाएंगे। एक बात मैं पक्का बता दूं कि कितने भी मटेरियल पढ़ लीजिए, जब तक वो याद नहीं है तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कम मटेरियल इज द की, स्टैटिक इज द की। कम मटेरियल इज द की, स्टैटिक इज द की। अगर आप करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा मैगजीन्स के पीछे भाग रहे हैं, एक ही कोचिंग की मल्टीपल मैगजीन्स अननेसेसरीली पढ़ते जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स बहुत ही मुश्किल है, जो कि आपने 1-2 साल पहले अगर फेल हुए हैं तो आपने फील किया होगा। अब पॉइंट ये है, यहां पे 12 से 14 मैंने आपको बता दिया है कि पढ़ना ही पढ़ना है। अब अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है तो आप उसको फोकस अभी कीजिए, और अगर कोई फैक्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनको आप अभी तैयार कीजिए। एनवायरनमेंट कॉन्सेप्चुअल है, अभी कीजिए। फैक्चुअल, फैक्चुअल में जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये फैक्चुअल है कुछ कुछ हद तक। तो इन फैक्चुअल चीजों को, जहां पे डेटा और डेट ज्यादा है, इनको आप बाद के लिए रखिए, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हम भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे, इस तरह का सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे, और मेरा पिछला वीडियो भी जो हमने बुक लिस्ट का बनाया था, अगर आप उसको देख लेंगे, बस उतनी ही बुक लिस्ट को अगर आप कवर कर लेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स 100% डूएबल है 4-5 महीने की तैयारी में। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, मैं भूल जाऊंगा, मेरे पढ़ा हुआ नहीं आएगा, यकीन मानिए ऐसा होगा तो जरूर। बहुत सारी चीजें आप भूलेंगे भी, बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई भी नहीं आएंगी। हमें मकसद है सिलेक्शन, और सिलेक्शन होता है 50% पे जनरल कैटेगरी का। तो कट ऑफ कितनी भी जाए, आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको पॉजिटिविटी के साथ सिर्फ आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स जब हो जाएगा तो मेंस एक्चुअली 3 महीने में हो जाएगा। मेंस के बारे में अभी नहीं सोचना है। अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिए, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, अगर आपने ये अच्छे से किए तो यकीन मानिए ये आपको मेंस में भी एज देंगे, मेंस में भी लीड देंगे। कम से कम ऐसा कर लीजिए कि मेंस में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये सब ना पढ़ना पड़े। इतनी अच्छे से पढ़िए, ये आपको बाद में ना पढ़ना पड़े। कोई भी प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर इशू है, अगर आपको कोई भी मेंटरशिप से रिलेटेड इशू है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इशू है, तो आप 7900447900 पे फोन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपको खुद अंदर से अच्छा फील होना शुरू होगा, और पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ जब तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच।